So dear students, now I am starting with your question number 1, phase velocity and the group velocity. So first we have to find the phase velocity denoted by Vp. The standard equation of wave y is equals to a sin omega t minus kx. दो ही चीजें सिर्फ याद रखनी है. पहली चीज फेज वेलोसिटी है, सिंगल वेव है. यदि वेव सिंगल है तो फेज तो डेफिनेटली क्या है, कांस्टेंट है ही. तो याद क्या रखना है इसमें, जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि फेज क्या है, कांस्टेंट है. क्यों है? बिकॉज दिस इज नॉट अ ग्रुप वेलोसिटी. Here we are taking single wave. So for phase is constant for single wave. Therefore, we can say sin omega t minus kx is equals to constant. Okay? क्योंकि आपको पता है ये एम्पलीट्यूड को शो करता है और ये किसको शो करता है, ये क्वांटिटी फेज को. फेज कांस्टेंट है. उसके बाद दूसरी चीज याद रखनी है. एक चीज क्या याद रखनी है, फेज कांस्टेंट. दूसरी चीज याद रखनी है, चूंकि हम क्या निकालने जा रहे हैं, वेलोसिटी. सिर्फ याद रखना है वेलोसिटी. और वेलोसिटी का फॉर्मूला सारे जानते हैं, v इज इक्वल्स टू dx बाय dt. मतलब इसको कुछ इस तरीके से चेंज करें आप कि ये क्या बन जाए, dx बाय dt. तो साइन थीटा कांस्टेंट है, ऑब्वियसली ओमेगा t माइनस kx क्या है, कांस्टेंट है. टारगेट की तरफ जाएं. v इज इक्वल टू dx बाई dt बनाना है तो डेफिनेटली डिफरेंशिएट करना है इस इक्वेशन को. डिफरेंशिएट अगर आपको इक्वेशन नंबर 1 देते हैं, इक्वेशन नंबर 1 किसके रिस्पेक्ट में करना है, विद रिस्पेक्ट टू t. विद रिस्पेक्ट टू t डिफरेंशिएट करेंगे तो ओमेगा t है तो क्या होगा आपका ओमेगा, k इज कांस्टेंट, k का होगा dx बाय dt और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना, 0. टारगेट याद रहे, निकालना क्या है, dx बाय dt. तो dx बाय dt कितना हो जाएगा आपका, ओमेगा बाय k. ओमेगा की वैल्यू 2 पाई न्यू, k की वैल्यू 2 पाई अपॉन लैम्डा. सॉल्व करते हैं न्यू लैम्डा. तो कुल मिला के dx बाय dt आ गया. तो ये किसकी वैल्यू होती है, v की. चूंकि एक सिंगल वेव के लिए है तो हम बोल सकते हैं vp is equals to dx by dt is equals to nu lambda. So this is the derivation for your phase velocity. Now we are just coming to the group velocity. After deriving the group velocity, we will establish the relationship, then find in the value for the non-dispersive medium. Okay. So now as we know that there is a wave packet, and wave packet means it is made up of minimum 2 waves. So here we are taking the displacement equation of 2 waves. So first equation is, standard equation is y1 is equals to a sin omega t minus kx, and the second standard equation is y2 is equals to a sin omega t minus kx. Here just remember these are the waves but having slightly different angular velocity. So here you have to put 1 and here you have to put 2. Slightly different wavelengths. Here you have to put 1, here you have to put 2, because angular frequency omega is equals to 2 pi nu and k is equals to 2 pi by lambda. Okay, amplitudes are same, so we are not keeping here 1 or 2. So now the resultant is y is equals to y1 plus y2. y1 is equals to a sin omega 1t minus k1x plus a sin omega 2t minus k2x. a just take it common. ठीक है. Now here this is, suppose this is c and suppose this is d. So here the formula of sin c plus sin d. इसको अगर a को कॉमन लेते हो, sin c plus d का फॉर्मूला लगाते हो, then a sin c omega 1t minus k1x 2 sin c means ये c हुआ plus d omega 2t minus k2x, c plus d by 2 cos. इसका फॉर्मूला चल रहा है sin c plus d का, 2 sin c plus d by 2 cos c minus d
बाय 2। थोड़ा सा और इसको इजी कर लेते हैं, 2 को बाहर ले लेते हैं, अंदर ये जो भी है उसको हम कुछ कॉमन ले सकते हैं। सपोज ओमेगा 1t ओमेगा 2t, ये दोनों टर्म्स t की हैं, इनको हम इकट्ठा कर सकते हैं। ये दोनों टर्म्स x की हैं, इनको ले सकते हैं इकट्ठा। यहाँ भी सेम यही इसी तरीके से कर सकते हैं। और यदि हम ऐसा कुछ करते हैं तो क्या होता है, साइन t की दोनों टर्म्स अगर हम इकट्ठा करें तो ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 इंटू टी, साइन को जरूर चेक कर लें, ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2t माइनस k1 और k2 को कर सकते इकट्ठा, k1 प्लस k2 कॉमन x बाय 2। यहाँ भी साइन को जरूर चेक कर लें, माइनस k1 प्लस इंटू माइनस 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 इंटू प्लस माइनस, ठीक है। कॉस ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 इंटू टी, साइन चेक कर लें, ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 माइनस k1 माइनस k2 x बाय 2। साइन फिर से चेक कर लें, माइनस k1 माइनस इंटू माइनस प्लस एंड माइनस इंटू माइनस प्लस। साइन की गलती ना हो क्योंकि बच्चों की यहाँ पे गलती होती है, ठीक है। तो अब इसको क्या कर सकते हैं, इसको देख के ही क्लियर दिख रहा है अपने को कि यदि ये अगर कोई दो चीजें आप क्या करते हैं, ऐड करते हैं और इससे उसको डिवाइड करते हैं तो डेफिनेटली वी आर टेकिंग क्या, ए एवरेज। चूंकि ओमेगा 1 ओमेगा 2 मैं आपको शुरुआत में ही बता चुकी हूँ कि जो आपके एंगुलर फ्रीक्वेंसीज हैं दे आर स्लाइटली डिफरेंट। स्लाइटली डिफरेंट मींस नियर अबाउट सेम, ओके। जो चीज नियर अबाउट सेम है तो हम इसको ऐसा मान सकते हैं क्या, लेट ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 बाय 2। सो एंगुलर जो फ्रीक्वेंसी है आपकी, यदि हम उसका एवरेज लेते हैं तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, ओमेगा। एंड यदि हम प्रोपगेशन कांस्टेंट को देखें तो इसका भी यदि हम एवरेज लेते हैं तो इसको हम क्या मान सकते हैं कि हियर ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2, ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2, डेफिनेटली ये डिफरेंस है तो इस डिफरेंस को हम शो कर सकते हैं डेल ओमेगा से। k1 माइनस k2 ये भी एक प्रकार का डिफरेंस है तो यहाँ पर भी हम इसको शो कर सकते हैं कितना, डेल k से। यहाँ भी एक बात याद रखने की जरूरत है कि यहाँ पर बाय 2 नहीं है, बिकॉज वी आर टेकिंग हियर जस्ट डिफरेंस नॉट एवरेज, ठीक है। जबकि यहाँ पर बाय 2 है। तो यदि ये सब्स्टिट्यूशन हम अप्लाई करते हैं इस इक्वेशन पे तो आपका इक्वेशन किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, 2a साइन, ठीक है। ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 बाय 2, k1 प्लस k2 बाय 2 कितना हो जाएगा, आपका जरूरत नहीं थी। यही कंफ्यूजन होता है कि जब आप बार बार लिखते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि हम यहाँ भी बाय 2 लेते हैं, यहाँ भी बाय 2। यहाँ बाय 2 क्यों नहीं लेना है, क्योंकि ऑलरेडी की ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 बाय 2 की वैल्यू कितनी हुई थी, ओमेगा, ओके। अब ये जो आपका इक्वेशन बनता है, इस इक्वेशन को यदि मैं देखूं या इसकी कहना चाहिए कंपैरिजन करूं स्टैंडर्ड इक्वेशन से, तो आपका जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है वो क्या है, आपका स्टैंडर्ड इक्वेशन y is equals to a sin ओमेगा t माइनस kx। जो मैं आपको बार बार फॉर्मेट बताती रही हूँ, यहाँ जो ये होता है a, ये है आपका एम्पलीट्यूड, और ये जो चीज होती है ये किसको शो करती है, जनरली फेज को। तो यदि इस स्टैंडर्ड इक्वेशन से हम इसको कंपेयर करते हैं जो कि आपके रिजल्टेंट का इक्वेशन है, तो यदि इससे कंपेयर करें तो इसको हम थोड़ा सा इस तरीके से भी लिख सकते हैं और करके। आप इसको बीच में ना लिखें, ये तो मैं आपको सिर्फ कंपैरिजन करने के लिए बता रही हूँ। यदि आप इससे कंपेयर करेंगे तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, इसको मैं लिख सकती हूँ आपका 2a cos डेल ओमेगा t माइनस डेल kx बाय 2, ओके। और साइन ओमेगा t माइनस kx, ऐसा कैसे लिख सकते हैं, बिकॉज हियर साइन एंड कॉस बोथ आर इन मल्टीप्लिकेशन। हम सब जानते हैं मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, कॉम्यूटेटिव होता है, मतलब 2 इंटू 3 भी 6 है और 3 इंटू 2 भी क्या है, 6 है। लेकिन ऐसा रखने से क्या हुआ, ऐसा रखने से हम इस इक्वेशन को अपने स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर कर सकते हैं। यदि हम स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करें तो ये टर्म किसको शो करती है, एम्पलीट्यूड को। तो यहाँ हमारा एम्पलीट्यूड को कंप्लीटली शो करने वाली टर्म कौन सी होगी, ये वाली, ठीक है। और साइन ये है, साइन ये है, और ये वाली टर्म फेज को शो करती है, ये आपका एज इट इज फेज बना हुआ है, ठीक है। तो यदि मैं ऐसा लिखती हूँ, इसलिए मैं कह रही थी कि इसको आपको बीच में लिखने की जरूरत नहीं है, मैंने आपको जस्ट कंपैरिजन करने के लिए लिखाया है, ठीक है। तो यदि मैं इसको ऐसे कंपेयर करूं तो ये जो है
आपका यदि एम्पलीट्यूड है तो आपने पहले ही माना था जब आपको मैंने स्टार्ट कराया था कि टू वेव्स ऑफ सेम एम्पलीट्यूड, नियरली सेम एम्पलीट्यूड एंड विथ स्लाइटली डिफरेंट एंगुलर फ्रीक्वेंसीज एंड स्लाइटली डिफरेंट क्या प्रोपोगेशन कांस्टेंट, बट एम्पलीट्यूड जो था वो नियरली क्या था, सेम था। तो डेफिनेटली ये जो आपका एम्पलीट्यूड है, ये जो टर्म है जो किसको रिप्रेजेंट कर रही है, आपके एम्पलीट्यूड को, ये टर्म क्या होगी, कांस्टेंट होगी। तो हम क्या लिख सकते हैं इसी को कि जो आपकी टर्म है ये 2a cos डेल ओमेगा टी माइनस डेल के एक्स बाय 2, ये जो है ये क्या होगी, कांस्टेंट होगी। और यदि इसमें ये टर्म कांस्टेंट है तो डेफिनेटली कौन सा चीज कांस्टेंट है, 2a तो ऑलरेडी कांस्टेंट है। ये अगर हम इसको किससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, थीटा से, मतलब कहना चाहिए कॉस थीटा यदि कांस्टेंट है तो हम क्या कह सकते हैं कि थीटा क्या है, कांस्टेंट है। ओमेगा टी माइनस डेल के एक्स बाय 2 इज इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है, तो मैंने आपको फेज वेलोसिटी में ये बताया था कि फेज वेलोसिटी में क्या कांस्टेंट था, आपका फेज कांस्टेंट था। और जब हम ग्रुप वेलोसिटी की बात करते हैं तो ग्रुप वेलोसिटी में क्या कांस्टेंट है, आपका एम्पलीट्यूड जो है वो कांस्टेंट है। तो आपका जो ये एम्पलीट्यूड कांस्टेंट आया है, इसको यदि मैं थोड़ा सा सॉल्व करूं या मैं आपको टारगेट तक लेके जाऊं, तो मैंने आपको टारगेट में क्या बताया था कि हमको क्या फाइंड आउट करना है, वीजी। वीजी यानी कि वेलोसिटी, और वेलोसिटी का फॉर्मूला इन जनरल हम सब जानते हैं क्या, dx बाय dt। तो डेफिनेटली ये जो चीज आपकी कांस्टेंट आई है, इसको हमें क्या करना होगा, डिफरेंशिएट करना होगा। और किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना होगा, t के, क्योंकि हमको v चाहिए। और v भले ही चूंकि टू ग्रुप्स का भी v है, इसलिए डेफिनेटली हम उसको क्या बोल रहे हैं, vg बोल रहे हैं। ओके, तो यदि हम उसको डिफरेंशिएट करते हैं तो ये जो इक्वेशन है, ये कुछ आप ऐसा भी लिख सकते थे, डेल ओमेगा 2 इंटू टी माइनस डेल के बाय 2 इंटू एक्स इज इक्वल टू, ऐसा लिखने के बाद यदि आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो शायद आपको आसानी होगी। तो यदि आप इसको करते हैं डिफरेंशिएट, तो ये वैल्यू चूंकि t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट हो रही है और ये t के साथ ही है, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, डेल ओमेगा बाय 2 माइनस, इसको करेंगे तो डेल के बाय 2 तो एज अ कांस्टेंट बाहर है, और इसको करेंगे तो ये हो जाएगा आपका dx बाय dt, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन करेंगे तो कितना हो जाएगा, 0। इसी को मैं कह सकती हूँ कि जो dx बाय dt होगा, यदि मैं इसको ट्रांसफर कर दूं इधर तो माइनस आएगा, माइनस माइनस कैंसिल हुआ और 2 कैंसिल हुआ, तो ये वैल्यू कुछ ऐसी आएगी आपकी, डेल ओमेगा बाय डेल के, जिसको प्रॉपरली लिमिट अगर हम अप्लाई करते हैं तो हम उसको क्या बोल सकते हैं, इन जनरल क्या बोल सकते हैं, डी ओमेगा बाय डी के। और चूंकि ये डी एक्स बाय डी टी आपने दो वेव्स को मिनिमम लिया था, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, v तो है बट क्या बोल सकते हैं, vg। सो देयरफॉर नाउ द योर कंक्लूजन इज vg इज इक्वल्स टू d ओमेगा बाय डी के। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर द ग्रुप वेलोसिटी। क्या याद रखना है, जो फेज वेलोसिटी थी उसमें याद रखना है फेज कांस्टेंट है, और ग्रुप वेलोसिटी में याद रखना है कि एम्पलीट्यूड कांस्टेंट है। अब इसमें से जो पॉइंट्स हैं जहां हम भूल सकते हैं, वो पॉइंट क्या हो सकते हैं, पहली चीज ये हो सकती है कि आपको जो वेव का इक्वेशन है y इज इक्वल टू a sin ओमेगा t माइनस के एक्स, इसमें याद रखना है कि ये सब कुछ 1 और 2 बनाना है, इसको 1 1 करना है, नेक्स्ट वाले को 2 बनाना है, बट एम्पलीट्यूड को a ही रहने देना है। फिर दूसरी बात अगर हम भूलते हैं तो वो ये पॉइंट है जहां पर हम किसको एवरेज ले रहे हैं और किसको डिफरेंस ले रहे हैं। और थर्ड थिंग, यदि हम कोई चीज भूलते हैं तो वो चीज ये है कि इसमें से हमें किसको कांस्टेंट करना है। तो याद रखें कि आपको कांस्टेंट किसको करना है, आपको कांस्टेंट करना है किसको, एम्पलीट्यूड को। ठीक है, तो इस तरीके से ये किसका डेरिवेशन हुआ, Vg का। इसके पहले मैं आपको कौन सा करा चुकी हूँ, Vp का, यानी कि फेज वेलोसिटी का। अब इन दोनों को क्लब कर देते हैं क्योंकि इनका हमको क्या फाइंड आउट करना है, रिलेशनशिप निकालनी है, और साथ में हमें क्या निकालना है इनके बीच में, कि इनको नॉन डिस्पर्सिव मीडियम में इनकी जो वैल्यू है वो क्या होती है। सो नाउ रिलेशनशिप बिटवीन किसके बीच में निकालना है, Vg एंड Vp। रिलेशनशिप निकालने के लिए डेफिनेटली एक जो
वैल्यू होगी, किसी की भी होगी वीपी क्या वीजी की, उसमें हमें दूसरे को क्या करना है, उसको इंक्लूड कराना है। क्या हो जाएगा, वीजी इज इक्वल टू कितना होता है, आपने अभी निकाला डी ओमेगा बाय डी के, और आप प्रीवियसली जानते हैं कि वीपी की वैल्यू आपने फाइंड आउट की थी ओमेगा बाय के, सो वी कैन से ओमेगा इज इक्वल टू वीपी इंटू के, omega is equals to Vp into K. Here propagation constants are different, K1 and K2, and Vp here the phase is constant. Both are the quantities, those are the variables. So here we have to differentiate these terms as differentiation of two functions. Okay, so first function as it is differentiation of second function, K के respect में K1 plus second function K as it is and differentiation of first function dVp by dK. एक प्रकार से Vg और Vp का ये रिलेशन आ चुका है, Vg ये है Vp, बट चूंकि हमको क्वेश्चन को थोड़ा सा और आगे लेके जाना है कि हम आपको नॉन डिस्पर्सिव मीडियम तक लेके जाना है, इसलिए इसको थोड़ा सा और आपको ओपन करना होगा, क्योंकि डिस्पर्सिव या नॉन डिस्पर्सिव होना मतलब नॉन डिस्पर्सिव मतलब लैम्डा पता ना होना या लैम्डा कांस्टेंट होना, और डिस्पर्सिव मतलब हर कलर का क्या हो जाएगा, एक अलग अलग लैम्डा अलग अलग कलर की आपको क्या मिलेगी, वेवलेंथ मिलेगी। तो ये जो लैम्डा टर्म्स है ये किस क्वांटिटी के अंतर्गत आ सकती है, तो ये आ सकती है के, इसलिए हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं Vp प्लस के की वैल्यू सबको पता है, प्रोपोगेशन कांस्टेंट 2 पाई अपॉन लैम्डा, Vp d और के की वैल्यू 2 पाई अपॉन लैम्डा। इसको थोड़ा सा इजी बनाते हैं, Vp प्लस 2 पाई अपॉन लैम्डा, इसको क्या कर सकते हैं आप, dVp अपॉन d, और इसको आप लिख सकते हैं 2 पाई कांस्टेंट है बाहर ले सकते हैं, लैम्डा रेज़ टू -1, ठीक है। अब यदि आप इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो आपका जो रिजल्ट है वो क्या आएगा, आपका रिजल्ट आता है इसमें, आपका रिजल्ट आता है Vg इज इक्वल टू Vp प्लस 2 पाई बाय लैम्डा dVp, आपने बाहर किसको निकाला हुआ है 2 पाई को, किसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं, लैम्डा रेज़ टू -1 को, लैम्डा रेज़ टू -1 किस फॉर्म में होगा, x रेज़ टू n x n -1, मीन्स इसको आप क्या लिख सकते हैं, ये टर्म मैं ऑलरेडी लिख चुकी थी, तो इसको आप यहाँ पे अगर सॉल्व करेंगे तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, n अगर आगे आता है आपका तो मतलब -1, यानी आप क्या लिख सकते हैं, माइनस जो आपका ये दिख रहा है यहाँ पर, ये आप क्या लिख सकते हैं, माइनस लैम्डा n -1, तो आपका -1 था तो -1 और साथ में डिफरेंशियल कोएफिशिएंट क्या आएगा आपका d लैम्डा। तो ये जो टर्म है ये क्या हो गई आपकी Vp प्लस 2 पाई बाय लैम्डा dVp 2 पाई या माइनस लैम्डा रेज़ टू -2, और वी कैन से 1 अपॉन लैम्डा स्क्वायर d लैम्डा। यदि इसको या आपको क्या करते हैं, थोड़ा सा और इजी करते हैं, यानी इस टर्म को और इजी तरीके से लिखें तो कैसे लिख सकते हैं, Vp प्लस 2 पाई बाय लैम्डा, और ये चीज यदि अगर ऊपर जाती है तो यहाँ पर क्या रिमेनिंग बचता है आपका, dVp बाय d लैम्डा। ये चीज अगर ऊपर जाती है तो ये इंटू में जाएगी, क्या हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी, कितना हो जाएगा, माइनस लैम्डा स्क्वायर बाय 2 पाई, लैम्डा से लैम्डा कैंसिल है, 2 पाई से 2 पाई कैंसिल है, रिमेनिंग क्या बचा, Vp, यहाँ क्या है माइनस, यहाँ पर क्या बचा, चूंकि लैम्डा स्क्वायर था और एक लैम्डा कैंसिल हुआ है तो बचा है क्या आपका लैम्डा, ठीक है, और साथ में यहाँ क्या बचा है आपका dVp बाय d लैम्डा, और ये किसके इक्वल आया है, Vg के। ये जो इक्वेशन है या ये जो रिलेशनशिप है ये कायदे से हमको कहना चाहिए, फाइनली यहाँ तक हमको इसको फाइंड आउट करना है,
ठीक है, रिलेशनशिप तो वहीं तक हो गई थी, लेकिन बाई चांस अगर कोई अगर भूलता है तो वो यहाँ तक भी लाके इसको छोड़ सकता है, लेकिन क्वेश्चन यदि इसके साथ जुड़ा ये आता है तो आपको इसको यहाँ तक लाना ही होगा। अब क्या है कि आपका लास्ट पार्ट बचता है कि नॉन डिस्पर्सिव मीडियम Vg शुड बी इक्वल टू Vp। तो नॉन डिस्पर्सिव मीडियम मतलब आप इसमें से किसी एक पर कोई एक कंडीशन अप्लाई कर सकते हैं। नॉन डिस्पर्सिव मीडियम मतलब ऐसी लाइट जो क्या नहीं हुई है, डिस्पर्स नहीं हुई है। डिस्पर्स नहीं हुई है मतलब लगभग कैसी लाइट, जो अगर आप प्रिज्म को देखते हो, प्रिज्म कैसे लाइट को इंसिडेंट कराते हो, तो जब वो लाइट है वो व्हाइट है, जब प्रिज्म कैसे होके गुजरती है तो वो डेफिनेटली कलर्स में क्या हो जाती है, डिवाइड हो जाती है। लेकिन हमारा मीडियम कैसा है, नॉन डिस्पर्सिव है। और अगर नॉन डिस्पर्सिव है मतलब किस लाइट की बात कर रहे हैं हम, व्हाइट लाइट की, नॉन डिस्पर्सिव। तो अगर रिलेशन वहां तक आया है तो इस नॉन डिस्पर्सिव में किस पर असर पड़ेगा, या किस टर्म, जो कौन सी टर्म होगी जो इससे क्या होगी, अफेक्टेड होगी नॉन डिस्पर्सिव कंडीशन से। तो नॉन डिस्पर्सिव कंडीशन यदि मैं लगाऊं तो इसमें से डेफिनेटली जो वीपी है आपका, यानी कि जिसको मैं बोलती थी क्या, फेज वेलोसिटी। फेज वेलोसिटी का फॉर्मूला जो होता था वो कितना होता था आपका, ओमेगा बाय के, आपने फाइंड आउट किया था, ठीक है। और यदि ओमेगा की वैल्यू हम रखते हैं कितना होता है आपका 2 पाई न्यू, और के प्रोपोगेशन कांस्टेंट की रखते हैं तो 2 पाई बाय लैम्डा, ये भी बताया था। तो यदि ये कैंसिल होते हैं तो ये क्या होता है, न्यू लैम्डा। यानी कहने का मतलब जो वीपी है वो किस पर डिपेंड, या वीपी की वैल्यू है वो कितनी होती है, न्यू लैम्डा, ठीक है। अब इसमें आप बोल रहे हैं नॉन डिस्पर्सिव, मतलब यदि हम देखें तो इसका जो लैम्डा है वो तो एक प्रकार से क्या हो चुका है, कांस्टेंट, क्योंकि ये कैसी लाइट है, व्हाइट। इसमें लैम्डा अलग अलग कलर के साथ क्या नहीं हो रहा है, चेंज नहीं हो रहा है। तो हम कह सकते हैं कि जो Vp है एक प्रकार से यदि वो न्यू लैम्डा के बराबर है तो उसकी वैल्यू लगभग क्या है, कांस्टेंट है। तो यदि हम इसका डिफरेंशिएशन करें, वो भी डी लैम्डा के रिस्पेक्ट में करें, तो लैम्डा तो चूंकि चेंज ही नहीं हो रहा है तो ये वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 0। तो यदि इस इक्वेशन में ये वैल्यू 0 हो जाती है तो अल्टीमेटली लास्ट में क्या रिजल्ट निकल के आता है, Vg इज इक्वल टू Vp। इस तरीके से आपका ये पूरा डेरिवेशन एक बार में सॉल्व होता है। इस डेरिवेशन में भूलने वाले पॉइंट जो हैं वो पहले वाले में फेज वेलोसिटी में याद रखेंगे, क्या कांस्टेंट है फेज। ग्रुप वेलोसिटी में याद रखेंगे क्या कांस्टेंट है, यहाँ फेज कांस्टेंट है, यहाँ एम्पलीट्यूड कांस्टेंट है। रिलेशनशिप में याद रखेंगे स्टार्ट होता है Vg से, और Vg का फॉर्मूला होता है डी ओमेगा बाय डी के। ओमेगा को एस्टेरिस्क लगा लें कि इसमें किसको एक्सटेंड करना है, ओमेगा को करना है। और लास्ट में जो आप नॉन डिस्पर्सिव लेते हो उसमें याद रखना है कि Vp को क्या प्रूफ करना है, कांस्टेंट। तो यदि आपको मैं ये 4 की पॉइंट दे रही हूँ, इन 4 की पॉइंट्स को याद रखें और इस डेरिवेशन को पूरा करें। इस प्रकार से आपका पहला क्वेश्चन जो कि Vg Vp का है वो पूरा होता है। सेकंड क्वेश्चन TITD और थर्ड क्वेश्चन पार्टिकल इन अ बॉक्स फिर जल्दी से लेके आती हूँ आपको। जब तक आप इसको रिवाइज करें, और इसको अगर बीच में कहीं कोई डाउट लगता है तो आप इसका डिस्क्रिप्टिव वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख के देखना जरूर ना भूलें। ओके, hello my dear students, so now I am starting your question number 2 from the quantum mechanics, TI and TD equations or energy operator or momentum operator. Since psi is a function operating in x direction, so x, time is t, and since it's a complex function, that's why we are taking here a e raised to minus I omega t minus x by v. This is the equation which is assumed by the Schrödinger. Since it is just an assumption, so we cannot say कि how it is coming, कैसे ये आ रहा है, भी हम नहीं इसको बात कर सकते, but just आप समझ सकते हो। Here omega is the angular frequency, t is the time, x is the position, and v is the velocity of the particle. So here a e, क्या याद रखने वाली बात है, डेरिवेशन कहाँ से स्टार्ट करना है। जिस चीज पे एस्टेरिस्क बनाऊं उस पे आप बना लें, याद रखें उसको। कहाँ से स्टार्ट करेंगे, किसको एक्सटेंड करना स्टार्ट करेंगे, ओमेगा ए ई माइनस आई। फर्स्ट ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई न्यू टी माइनस एक्स बाय पी। जस्ट मेक इट सिंपल, माइनस 2 पाई आई न्यू टी माइनस न्यू एक्स वाई बी। न्यू को आपने क्या किया, अंदर लिया। इसके बाद अब क्या याद रखना है,
अब ये याद रखना है, जरा सा अपना वापस क्वेश्चन पे जाएं। वी हैव टू फाइंड एनर्जी ऑपरेटर एंड द मोमेंटम ऑपरेटर। वी आर एनर्जी ऑपरेटर इज शोइंग इट्स wave property and momentum is showing its particle property. So आपको इस इक्वेशन को इतना एक्सटेंड करना है, इतना सॉल्व करना है कि इसको आपको एनर्जी और मोमेंटम के फॉर्म में लेके आना है। तो इसके लिए आपके पास बहुत ज़्यादा फॉर्मूले कोई आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, बड़े ही सिंपल फॉर्मूले हैं। जैसे यहाँ न्यू है और एनर्जी के फॉर्म में लेके आना है, तो आप जानते हो E इज इक्वल टू एच न्यू, तो ऑब्वियसली न्यू इज इक्वल टू कितना हो जाएगा E बाय एच। दूसरा डेफिनेटली मोमेंटम के फॉर्म में लाना है, तो इसके रूप में आपके पास मोमेंटम का एक ही फॉर्मूला है, कितना होता है आप लोग पढ़ते हो, P इज इक्वल टू एच बाय लेमडा। इसमें से आप न्यू को किस तरीके से ला सकते हैं, इसमें आप किसको बना सकते हैं न्यू, तो आप जानते हो कि ये लेमडा जो होता है वो कितना होता है, या उल्टा लेते हैं, न्यू इज इक्वल टू कितना होता है, सी बाय लेमडा। इन दोनों को यदि हम क्लब कर देते हैं तो देखिए इक्वेशन में क्या होता है, माइनस 2 पाई आई। ई की वैल्यू फर्स्ट में E बाय एच इंटू टी, डेफिनेटली ये टर्म मोमेंटम ऑपरेटर के फॉर्म में जाएगी, सॉरी एनर्जी ऑपरेटर के फॉर्म में जाएगी। और नेक्स्ट है न्यू, इसको मोमेंटम ऑपरेटर के फॉर्म में लेना है, तो न्यू की वैल्यू अगर आपने कितना रखा, सी बाय लेमडा। और यहाँ से अगर देखते हैं लेमडा की वैल्यू इस फॉर्मूले से निकालते हैं, तो लेमडा की वैल्यू कितनी निकलती है आपकी, लेमडा इधर आता है तो एच बाय पी। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट कर रही हूँ, न्यू की वैल्यू सी बाय लेमडा एक्स बाय वी। अब यहाँ याद रखें, ये जो सी बाय लेमडा होती है तब होती है जबकि वेव चलती है। क्योंकि इसको हम एज अ पार्टिकल ले रहे हैं, यहाँ पार्टिकल नेचर को एज्यूम कर रहे हैं, तो डेफिनेटली यदि पार्टिकल चलेगा तो ये जो आपका फॉर्मूला है इसी को हम बोल सकते हैं क्या, v बाय लेमडा। तो यहाँ चूंकि हमारा पार्टिकल चल रहा है तो हम इस c को क्या सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, v, और अगर करते हैं तो v से v क्या होता है, कैंसिल। और यदि लेमडा लेते हैं तो लेमडा की वैल्यू कितनी होती है, h बाय p। तो फाइनली आपका इक्वेशन जो है वो कन्वर्ट हो जाता है इस तरीके से, e बाय एच इंटू टी माइनस ये हो गया आपका जो आपका ये लेमडा था, लेमडा की वैल्यू चूंकि h बाय पी थी, 1 अपॉन लेमडा की वैल्यू आपने क्या रखा, h बाय पी, और साथ में कितना है x। तो ये ऊपर अगर आता है तो ये अब आपकी वैल्यू हो गई 2 पाई आई e बाय एच इंटू टी माइनस ऊपर गया रिवर्स हुआ p बाय एच इंटू एक्स। जो मैंने आपसे बोला था वो हो चुका है, एक एनर्जी ऑपरेटर के फॉर्म में आ चुका है, मींस ई के फॉर्म में, एक किसके फॉर्म में आ चुका है, पी के फॉर्म में आ चुका है। अब इसको थोड़ा सा और इजी कर लेते हैं, इस 2 पाई को भी आप अंदर ले लें तो कितना हो जाएगा, माइनस आई 2 पाई बाय एच ई टी माइनस 2 पाई बाय एच p इंटू एक्स। या 2 पाई बाय एच आपने एक क्वांटिटी पढ़ी हुई है h क्रॉस, जो कि खुद में कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू होती है h अपॉन 2 पाई। यहाँ आप देख रहे हैं 2 पाई बाय h, मतलब यदि हम इसको रिवर्स कर देंगे तो ये वैल्यू बन जाएगी 1 बाय एच क्रॉस, उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 बाय एच। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि आपका कितना है 2 पाई बाय एच, तो हम 2 पाई बाय एच को क्या लिख सकते हैं, 1 बाय एच क्रॉस, और यहाँ अंदर चूंकि ई है तो हम क्या बोल सकते हैं, ई बाय एच क्रॉस इंटू टी माइनस, यहाँ सिमिलरली इसको भी कर सकते हैं पी बाय एच क्रॉस इंटू एक्स। जो मैंने आपसे कहा था वो लगभग आप कर चुके हैं, मतलब एक आपका मोमेंटम फॉर्म आ चुका है और एक ये आपका मोमेंटम फॉर्म आ चुका है, ये आपका एनर्जी फॉर्म आ चुका है। तो यहाँ तक तो जो आपका इक्वेशन था उसको आपने जस्ट एक स्टैंडर्ड इक्वेशन लेके क्या किया है, किस किस फॉर्म में उसको आइसोलेट कर दिया है, एनर्जी के फॉर्म में और मोमेंटम के फॉर्म में। अब यदि आपको इसको टोटली बिल्कुल अलग करना है, ये तो क्योंकि अभी कहीं ना कहीं ये दोनों तो भी इकट्ठे ही हैं, एक ही इक्वेशन में है, यदि इन दोनों को अलग करना है तो हमारे पास मैथमेटिकली सिर्फ एक ही मेथड है जो इन दोनों को अलग कर सकती है, और वो क्या है, डिफरेंशिएशन। तो यदि मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 दूं तो आप कह सकते हैं कि इक्वेशन नंबर 1 को आप किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें, टी के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये बचेगा, एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये बचेगा। तो आप ऐसा कह सकते हैं कि नाउ डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन नंबर 1, सबसे पहले किसी भी में ले सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम टी के रिस्पेक्ट में कर दीजिए डिफरेंशिएट। टी के रिस्पेक्ट में करते हैं तो कितना हो जाएगा आपका, साई उस तरफ है तो बन जाएगा कितना, डेल साई बाय डेल टी।
क्यों डेल यूज करना है, याद रखें, अपना यहाँ पर गलती बिल्कुल ना करें, इसको डी साई ना लिखें, बिकॉज साई इज अ फंक्शन विच इज एग्जिस्टिंग इन द स्पेस, एंड इन द स्पेस देयर आर 3 डायमेंशंस x, y एंड z। ये अलग बात है कि हमने यहाँ पर सिर्फ x डायरेक्शन लिया है, सो हियर वी हैव टू टेकिंग द पार्शियल डिफरेंशिएशन, नॉट द कंप्लीट डिफरेंशिएशन, सो यू हैव टू राइट हियर नॉट d, हियर वी हैव टू राइट हियर del। ओके, सो del psi by del t is equals to, a is the constant as it is, e raised to minus I e by h cross, e by h cross into t minus p by h cross into x। y because अगर आप इसको डिफरेंशिएट करोगे तो पहला फॉर्मूला कौन सा लगेगा, e raised to x, और सारे जानते हैं कि डिफरेंशिएशन ऑफ e raised to x means e raised to x। okay, now you have to differentiate x means only this term। ओके, और डिफरेंशिएट भी किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हो, t के रिस्पेक्ट में। ध्यान रखें, इसमें से कौन सी टर्म डिफरेंशिएट होगी, इसमें से मात्र ये वाली टर्म डिफरेंशिएट होगी, ये टर्म उसके लिए कांस्टेंट हो जाएगी, तो कांस्टेंट हो जाएगी तो कितनी हो जाएगी, 0। तो अगर ये डिफरेंशिएट होती है तो क्या बचा यहाँ पर, ये साइन आएगा अंदर माइनस आयोटा, फिर क्या जाएगा e बाय h क्रॉस, t के रिस्पेक्ट में हुई है इसलिए डेफिनेटली क्या हो गया 1, ये x जो है इसके लिए कांस्टेंट हुआ, वैल्यू कितनी हो गई 0। ये पूरी वैल्यू को हमने क्या माना था, साई, तो हम इसको क्या सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, साई, क्या बचा यहाँ पे माइनस आई ई बाय एच क्रॉस, यहाँ क्या बचा आपका डेल साई बाय डेल टी। फिर से अपने टारगेट पे जाएं, टारगेट क्या कह रहा था, आपको क्या निकालना है, एनर्जी ऑपरेटर। तो एनर्जी तो किससे शो होती है, डेफिनेटली ई से, और यहाँ ऑपरेटर क्या है, फंक्शन कौन सा है जो ऑपरेट हो रहा है, वो है साई। तो हमें किस किस को यहाँ पर सेपरेट करना है या किस किस को हटा, मतलब यहाँ पर रखना है, वो क्या हो गया ई और क्या हो गया साई। तो ये हो गया आपका एनर्जी ऑपरेटर, लेकिन इसके साथ जो भी है उसको क्या करें, हम ट्रांसफर कर दें। तो अगर हम ट्रांसफर करते हैं तो डेल साई बाय डेल टी, और इसको यदि आप ट्रांसफर करते हो तो एच क्रॉस नीचे है, एच क्रॉस कहाँ जाएगा ऊपर, आयोटा कहाँ जाएगा आपका नीचे, और साइन सपोज वो भी हम लेके आ जाते हैं कितना माइनस। इस तरह का इक्वेशन कैसे सॉल्व किया जा सकता है, यदि हम आय का क्या कर दें, ऊपर और नीचे क्या कर दें, मल्टीप्लिकेशन कर दें, मतलब हम किसका मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं 1 का। तो यदि हम ये करते हैं तो क्या हो जाएगा माइनस आई एच क्रॉस, और ये कितना हो जाएगा आई इंटू आई, आई स्क्वायर, और आई स्क्वायर की वैल्यू सारे जानते हो, आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है -1। तो अगर यहाँ भी -1 हो गया तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो बचा क्या आई क्रॉस डेल साई बाय डेल टी इज इक्वल्स टू कितना ई साई। यदि आपको एनर्जी ऑपरेटर मोमेंटम ऑपरेटर निकालने आता है तो आप यहाँ तक क्या निकाल चुके हैं, किसकी वैल्यू फाइंड आउट कर चुके हैं, एनर्जी ऑपरेटर की। सिमिलरली जैसे आपने एनर्जी का जो पोर्शन था वो क्या कर लिया, आइसोलेट कर लिया इस कंबाइंड इक्वेशन में से, इसी तरह से आप इसको भी निकाल सकते हैं, मोमेंटम को भी निकाल सकते हैं। तो सिमिलरली मैं यहाँ पे भी आपको क्या करना है, जो जो स्टेप्स आपने उसके लिए लिए हैं वही स्टेप आप इसके लिए लेंगे। आप इक्वेशन नंबर 1 को फिर क्या कर देंगे, डिफरेंशिएट कर देंगे, लेकिन अब जो है आप इक्वेशन नंबर 1 को किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, चूंकि अब आपको t की टर्म नहीं चाहिए, x की टर्म चाहिए है, तो आप किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, x के। तो आप इसको लिख सकते हैं कि नाउ डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन नंबर 1 विद रिस्पेक्ट टू x। और यदि आप करते हैं इक्वेशन, चूंकि मिटा दिया है, एक बार फिर से लिख देती हूँ, इक्वेशन आपका आया था साई इज इक्वल्स टू, आपका आया था a e रेज टू माइनस आयोटा, यहाँ पे आया था आपका e बाय एच क्रॉस इंटू टी माइनस पी बाय एच क्रॉस इंटू एक्स। करें इसको डिफरेंशिएट, डेल साई बाय डेल एक्स कितना हो जाएगा, a कांस्टेंट एज इट इज, फिर वही डिफरेंशिएशन e रेज टू x, ये x पावर के फॉर्म में है, e रेज टू x मींस एज इट इज e बाय एच क्रॉस इंटू p बाय एच क्रॉस इंटू एक्स। अब किसको करेंगे डिफरेंशिएट आप, चूंकि यहाँ पर आप x के रिस्पेक्ट में कर रहे हो तो कौन सी टर्म डिफरेंशिएट होगी, ये वाली टर्म, और ये वाली टर्म क्या होगी x के रिस्पेक्ट में कांस्टेंट, तो ये कितना हो गया, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। तो ये अगर होगा तो क्या होगा, माइनस इंटू माइनस प्लस, ये i अंदर आया, p बाय एच क्रॉस, फिर वही इस पूरी टर्म को हम क्या बोल सकते हैं, साई आई पी बाय एच क्रॉस डेल साई बाय डेल एक्स। फिर वही बात
क्या निकालना है, मोमेंटम। क्या है, ऑपरेटर, मोमेंटम ऑपरेटर। पी साई को बचा लें, बाकी को भेज दें, एच क्रॉस बाय आई डेल साई बाय डेल एक्स। सॉल्व करने का तरीका, आई को हटाने का तरीका, डिनोमिनेटर से आई का ही मल्टीप्लिकेशन करें, आई से ही डिवाइड करें। आई इंटू आई -1 कितना हो जाएगा, माइनस आई एच क्रॉस डेल साई बाय डेल एक्स पी साई। ठीक है, क्वेश्चन का कहना चाहिए एक प्रकार से पूरा ही सॉल्व हो चुका है। क्या क्या आ चुका है, एनर्जी ऑपरेटर आ चुका है, और क्या आ चुका है, मोमेंटम ऑपरेटर आ चुका है। इसमें ध्यान क्या रखना है कि याद रखना, एनर्जी ऑपरेटर मींस किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएटेड है, टी के, और मोमेंटम ऑपरेटर किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएटेड है, एक्स के। दूसरी चीज क्या याद रखना है कि ई जो है वो पॉजिटिव है और P जो है वो क्या है, नेगेटिव है। क्योंकि यहाँ चूंकि इनकी वैल्यूज लगभग सेम आती हैं तो कंफ्यूजन होता है, बच्चे यहाँ पर कई बार T लिख के आते हैं, वहां X लिख के आते हैं। तो एनर्जी ऑपरेटर और मोमेंटम ऑपरेटर तो आ चुका है, लेकिन क्वेश्चन है ऊपर भी दिया है कि टाइम डिपेंडेंट भी निकालना है और टाइम इंडिपेंडेंट भी निकालना है। तो हमको कहना चाहिए ये एनर्जी और मोमेंटम ऑपरेटर को कहीं ना कहीं जाके क्या करना है, कंबाइन करना है। तो यदि एक जनरल बात करते हैं तो टोटल एनर्जी हमेशा किसके बराबर होती है, आपकी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो एक कहना चाहिए एक जनरल इक्वेशन जो आप लोग शुरू से पढ़ते आए हैं छोटी क्लासेस से, उससे यदि हम इसको क्या कहना चाहिए सॉल्व करें तो देखें, सिंस टोटल एनर्जी, ठीक है, किससे शो होती है, E इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी को आप लोग जनरली किससे शो करते हो, हाफ mv² से, लेकिन हमने इसमें क्वांटम में इसको किससे शो किया है, हमेशा आप लोगों को सॉल्व करके दिखाया है, किससे शो किया है, p²/2m से। और पोटेंशियल एनर्जी को आप लोग जानते हैं किससे शो करते हैं, किससे, कैपिटल V से। मुझे यहाँ सॉल्व नहीं करना चाहिए, तब भी चूंकि हो सकता है आपके दिमाग में कंफ्यूजन रहे तो बता देती हूँ कि यदि आप इसको सॉल्व करते हैं p²/2m को, तो p होता है मोमेंटम यानी mv²/2m। तो चूंकि यहाँ पर ये बनेगा m²v²/2m, तो एक m से एक m कैंसिल हुआ तो ये वैल्यू कितनी आई, हाफ mv²। कहने का मतलब समझें कि आप अगर काइनेटिक एनर्जी को हाफ mv² हमेशा याद रखे रहे हैं तो कायदे से यहाँ क्वांटम में भी p की टर्म में भी आप अगर p²/2m भी रख रहे हैं तो भी एक्चुअल में आप क्या रख रहे हैं, हाफ mv² ही इसको सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, कोई अलग फॉर्मूला नहीं है। तो E की वैल्यू ये होगी। यदि मैं इस पे ऑपरेटर ऑपरेट करूं इस इक्वेशन पे, तो ऑपरेटर डेफिनेटली हमारे पास क्या है या क्या चेंज हो रहा है, वेव फंक्शन। तो अगर ऑपरेटर ऑपरेट करूंगी तो साई यहाँ पर भी आएगा, साई यहाँ भी आएगा और साई यहाँ पर भी आएगा। यहाँ मैं एस्टेरिस्क लगा रही हूँ स्पेशली क्योंकि यहाँ आप लोगों से बहुत बड़ी गलती होती है। यहाँ पर ये क्या है, ई साई। ई साई की वैल्यू अभी आपने निकाली थी और इसमें आपको कोई कंफ्यूजन नहीं है, आई एच क्रॉस है और किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट हुआ है, आपका टी के। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, इज इक्वल टू 1/2m तक भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। दिक्कत क्या है, ये जो स्क्वायर है ये ध्यान रखें पी साई का स्क्वायर नहीं है, ये क्या लिखा हुआ है, पी का स्क्वायर, और आपने ऑपरेटर बाद में ऑपरेट किया है। तो आप लोग ये याद रखें कि आपने जो भी वैल्यू निकाली वो वैल्यू किसकी निकाली, आपने वैल्यू निकाली अभी पी साई की, जो मैंने आपको याद रखने को बताई कि अगर ये प्लस है तो वो क्या है, माइनस है। ये भी आई एच क्रॉस है, वो भी आई एच क्रॉस है। ये टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होती है, वो एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होती है। आपने वैल्यू किसकी निकाली, पी साई की। यहाँ स्क्वायर किसका है, पी स्क्वायर का। यानी यदि मैं यहां से ऑपरेटर हटा दूं तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, P इज इक्वल टू माइनस आई एच क्रॉस डेल वाई डेल एक्स। हटा सकती हूँ मैं दोनों तरफ से, मैंने ऑपरेटर हटा दिया, ऑपरेट नहीं काटा नहीं है, ध्यान रखें। मैंने बाई चांस अगर मैंने ऑपरेटर ऑपरेट नहीं किया तो वैल्यू कितनी है, इतनी है। तो एक्चुअल में यहाँ जो P का स्क्वायर है वो इस वैल्यू का स्क्वायर है, ना कि P साई का स्क्वायर है। तो P की वैल्यू एक्चुअल में क्या हुई आपकी, माइनस आई एच क्रॉस डेल बाय डेल एक्स। ये हुआ P का स्क्वायर, बाहर क्या है साई, ठीक है,
और प्लस कितना है आपका v साई। इस बात को जरूर ध्यान रखें, यहाँ भी गलती होती है। बच्चे क्या करते हैं, पूरे पी साई का स्क्वायर लगाते हैं और इसको पूरा स्क्वायर कर देते हैं और यहाँ से गलत होता है। अब इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, i का स्क्वायर अगर है तो पहले माइनस का स्क्वायर कितना हुआ, माइनस इंटू माइनस प्लस, i का स्क्वायर माइनस प्लस इंटू माइनस, तो क्या हो गया माइनस h क्रॉस का स्क्वायर, h क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m, इसका स्क्वायर डेल 2, बाहर ऑपरेटर साई अपॉन डेल x इसका स्क्वायर, तो क्या बोलोगे आप, डेल x स्क्वायर प्लस v साई इज इक्वल टू i h क्रॉस डेल साई बाय डेल t। अब इस इक्वेशन को यदि मैं देखूं तो इस इक्वेशन में t की टर्म है, जो वैल्यू आप t क्या है, जो इक्वेशन t की वैल्यू रखता है डेफिनेटली वो क्या होगा, टाइम डिपेंडेंट होगा। तो ये इक्वेशन जो होता है जिसमें t होता है ये जनरली क्या कहलाता है, टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन। और ये टाइम इंडिपेंडेंट कब बन जाएगा, यदि मैं क्या करूं, ये t की वैल्यू यहाँ से हमको नहीं पता है तो मैं इसको अगर t की वैल्यू हटाना चाहूं तो मैं इसको ऐसा भी लिख सकती हूँ, t की वैल्यू को हटाते हुए मैं t की वैल्यू को हटाते हुए इसको ऐसा भी लिख सकती हूँ, क्या लिख दूं मैं इसको, अगर मैं t हटा दूं वहां से कि वो वैल्यू किसकी थी, e साई की, तो मैं लिख सकती हूँ e साई इज इक्वल टू माइनस h क्रॉस स्क्वायर बाय 2m डेल 2 साई बाय डेल x स्क्वायर प्लस v साई। अब हम कह सकते हैं कि हमको इस इक्वेशन में कहीं भी t नजर नहीं आ रहा है, तो ये डेफिनेटली क्या हो गया, टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन। ओके, ये दोनों हो गए। लेकिन इन जनरल जब हम एप्लीकेशन में लेते हैं, यूज में लेते हैं, तो सवाल ये उठता है कि हम टाइम डिपेंडेंट लें या टाइम इंडिपेंडेंट लें। तो जब हम इन जनरल इसको यूज में लेते हैं तो ये इक्वेशन कुछ इस तरीके से आता है। सिंपल मैं क्या कर रही हूँ, इसको एक डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्म दे रही हूँ, एक जो नॉर्मल डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्म होता है डेफिनेटली वो किससे स्टार्ट होता है, डबल ऑर्डर से स्टार्ट होता है। तो डबल ऑर्डर से जो स्टार्ट है वो क्या है, डेल 2 साई बाय डेल x स्क्वायर। बट इसके साथ ये जो मल्टीप्लिकेशन में ये चीज जनरली एक स्टैंडर्ड इक्वेशन में नहीं आती है। तो अगर मुझे इस चीज को हटाना है तो हटाने का क्या तरीका हो सकता है कि मैं इससे ही क्या करूं, इस पूरे इक्वेशन को क्या कर दूं, डिवाइड कर दूं। लेकिन ये आप एक टर्म के साथ तो नहीं कर सकते हैं, आपको हर टर्म में क्या करना पड़ेगा, उसको क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको दोनों तरफ क्या करना पड़ेगा, इसको डिवाइड करना पड़ेगा। तो यदि आप ऐसा कुछ करते हैं तो ऑब्वियसली ये चीज क्या हो जाती है, कैंसिल हो जाती है। जो मेरा मकसद था वो मिल जाता है कि आपका जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो क्या हो गया, उसके साथ जो लगा हुआ था वो चीज हट चुकी है। लेकिन जब यहाँ ये आएगा तो ये रिवर्स होके आएगा, तो ये कितना आएगा आपका 2m अपॉन h क्रॉस स्क्वायर v साई। ओके, और यहाँ पर जो है यहाँ आएगा तो यहाँ भी रिवर्स हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 2m अपॉन h क्रॉस स्क्वायर कितना e साई। ओके, डिफरेंशियल इक्वेशन का एक जनरल फॉर्म ये भी होता है कि वो कभी माइनस के साथ स्टार्ट नहीं होता है, इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में होता है। तो हम क्या करें, इसको भी उस तरफ सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ये माइनस जो है ये आपका स्टैंडर्ड इक्वेशन कन्वर्ट हो जाएगा डेल 2 साई बाय डेल एक्स स्क्वायर, ये माइनस था प्लस, और ये चीज इधर आके माइनस में आएगी, बट इन दोनों में ये चीज कॉमन है 2m अपॉन h क्रॉस स्क्वायर। तो मैं इसको क्या ले सकती हूँ, 2m अपॉन h क्रॉस स्क्वायर को कॉमन ले सकती हूँ, और अगर यहाँ पर e है तो यहाँ से अगर v आता है तो साई भी कॉमन है, तो इज इक्वल टू कितना हो गया 0। दिस इज द स्टैंडर्ड form of any differential type of equation. Any type of differential equation with the second order always shows the motion of any क्या पार्टिकल। तो एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन के मोशन का क्या है, एक स्टैंडर्ड इक्वेशन है। जैसे आप लोग जानते हो कि अगर x है तो dx by dt जो है वो क्या है, वेलोसिटी है। तो यदि हम इसी को एक बार और डिफरेंशिएट कर दें, d2x by dt स्क्वायर कर दें, या इसको डिफरेंशिएट कर दें, dv by dt कर दें, तो ये बन जाता है क्या, एक्सेलरेशन। यानी यदि कोई चीज मोशन में आएगी तो उसकी वेलोसिटी में क्या होगा, चेंज होना शुरू होगा। तो डेफिनेटली यदि एक्सेलरेशन है, यदि वो चीज मोशन में है, तो वो हमेशा डबल ऑर्डर के क्या होता है, सेकंड डिफरेंशियल इक्वेशन के साथ आती है। तो यहाँ भी ये डबल ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन ये शो करता है
कि ये किसके मोशन का ये इलेक्ट्रॉन किसके मोशन का ये इक्वेशन है, इलेक्ट्रॉन के मोशन का। इस पूरे डेरिवेशन में, जबकि आपने इतना लंबा डेरिवेशन किया है, इस पूरे डेरिवेशन में यदि मेरी तरफ से आप देखें कि आप इस डेरिवेशन को एग्जाम में किस तरीके से याद करेंगे या आपको भी कौन से पॉइंट्स हैं जो सिर्फ याद रखने हैं, तो मैं आप लोगों को 2-3 पॉइंट दे रही हूँ, सिर्फ इन पॉइंट्स को याद रखना। पहला पॉइंट याद रखना कि स्टैंडर्ड इक्वेशन किस फॉर्म में बनाया था, psi xt a e raised to minus iota ओमेगा t माइनस एक्स वाई वी। मैंने बोला था, यहाँ एस्टेरिस्क लगाया था। स्टार्टिंग किससे करना, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई न्यू से। फिर याद क्या रखना कि हमको एक पार्ट एनर्जी के फॉर्म में चाहिए, एक पार्ट मोमेंटम के फॉर्म में चाहिए। ऑटोमेटिकली सारे सब्स्टिट्यूशन याद आना शुरू हो जाएंगे कि न्यू को एक बार एनर्जी के फॉर्म में लेके आना, एक बार मोमेंटम के फॉर्म में लेके आना। जब आपका स्टैंडर्ड इक्वेशन बन जाएगा उसके बाद याद रखना कि एक बार आपको डिफरेंशिएट करना है किसके, विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो टी साई मिलेगा। फिर आपको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू टी, तो क्या मिलेगा, ई साई मिलेगा। और लास्ट में याद रखना है कौन सा इक्वेशन से इन दोनों को कंबाइन कर देना है कि टोटल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। खत्म। ये कुल मिला के 3-4 पॉइंट आप याद रख लो तो आपको इतना लंबा चौड़ा डेरिवेशन ऑटोमेटिकली याद रह सकता है। आने के चांसेस हैं बच्चों, इसलिए इसको इस तरीके से याद कर लेना। तीसरा क्वेश्चन जो कि है पार्टिकल इन अ बॉक्स, उसको भी इसी तरह से फास्टली क्या करना चाहिए, रैपिड राउंड में हम फिर से मिलते हैं तीसरे क्वेश्चन में। तब तक आप ये दोनों क्वेश्चन रिवाइज कर लें, फर्स्ट एंड सेकेंड। ओके, सो नाउ क्वेश्चन नंबर 3, इफ पार्टिकल कन्फाइंड इन अ 1 डायमेंशनल बॉक्स। ये क्वेश्चन भी आपका लॉन्ग टाइप ही है, 10 मार्क्स का है और इस साल के लिए जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है। 1 डायमेंशनल बॉक्स में एक पार्टिकल आपका कन्फाइंड है, पार्टिकल में भी इलेक्ट्रॉन, बॉक्स की लेंथ कितनी दी है, ऑफ लेंथ L, देन एस्टैब्लिश श्रोडिंगर फंक्शन आना चाहिए कायदे से, श्रोडिंगर फंक्शन फॉर इट। श्रोडिंगर फंक्शन जनरली आप किस नाम से जानते हैं, साई से। श्रोडिंगर फंक्शन फॉर इट एंड प्रूव दैट, और आपको प्रूफ करना है कि एनर्जी लेवल्स का जो फॉर्मूला होगा वो कुछ ऐसा मिलेगा आपको, और ये शो करना है कि एनर्जी लेवल्स क्या होंगे, डिस्क्रीट होंगे। क्वेश्चन इस साल के लिए बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन का मीनिंग क्या है, इस क्वेश्चन का डीप मीनिंग मैंने आपको जब इसका डिटेल्ड वीडियो दिया था तो बहुत अच्छे से क्लियर किया था, तो आपका जो वो मतलब डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन है वो आप उसमें देख सकते हो। लेकिन फ़िलहाल मैं इसको बहुत कहना चाहिए जल्दी में ही ले रही हूँ, तो आपको मैं ज़रा ही बताऊँगी जितना आपको ज़रूरी है, ठीक है। तो सबसे पहले पार्टिकल इज़ कन्फाइंड इन अ 1 डायमेंशनल बॉक्स। एक चीज़ अब आप लोगों के लिए बहुत अच्छी है कि आप लोग सॉलिड स्टेट फिजिक्स पढ़ चुके हैं, और सॉलिड स्टेट फिजिक्स पढ़ चुके हैं तो आपने उसमें एक केपी मॉडल पढ़ा है, यानी क्रोनिक पेनी मॉडल। क्रोनिक पेनी मॉडल में आपने पढ़ा है कि हम यहाँ पर जो है, जो बोर का मॉडल था, बोर के मॉडल के में जो इलेक्ट्रॉन का एग्जिस्टेंस होता था, हम इसको कुछ ऐसा ना लेते हुए लगभग किस तरीके का हम उसका एग्जिस्टेंस लेते हैं, हम उसका एग्जिस्टेंस लेते हैं कुछ पीरियडिक पोटेंशियल्स में। ऐसा ही एक पीरियडिक पोटेंशियल जो क्रोनिक पेनी मॉडल में मैंने पढ़ाया हुआ है ऑलरेडी। मान लीजिए ये एक पीरियडिक पोटेंशियल है, तो पीरियडिक पोटेंशियल है तो डेफिनेटली ये आपको किस तरीके का दिख रहा है कि इसकी एक आपको लिमिट दिख रही है। ओके, तो सपोज़ यदि आप बोलते हैं कि साई को ले रहे हैं, और साई एक कैसा फंक्शन है जिसको आप नाम देते हैं क्या, वेव फंक्शन, जिसके बारे में भी मैंने बहुत डिटेल बताया था। तो ये अगर एक फंक्शन है तो ये मैथमेटिकल फंक्शन है, तो डेफिनेटली इसकी जो लिमिट्स बनती हैं वो क्या बनती हैं, x इज इक्वल्स टू 0, और चूँकि बॉक्स की लेंथ L दी है तो दूसरा बनता है x इज इक्वल्स टू L। दो कॉर्नर्स की लिमिट x इज इक्वल्स 0 एंड x इज इक्वल्स टू L। इसके बीच में कहीं आप बोलते हैं कि इलेक्ट्रॉन कन्फाइंड है मतलब वो क्या कर सकता है, इस पीरियडिक पोटेंशियल में इधर से लेके इधर तक क्या कर सकता है, मूव कर सकता है। अब इसको ज़रा ये सोचें कि यदि ये इधर से लेके इधर तक मूव कर सकता है तो इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी होगी, जो कैपिटल V होगी, डेफिनेटली यहाँ चूँकि वो मूव कर रहा है तो उसकी कौन सी एनर्जी मैक्सिमम है, काइनेटिक एनर्जी। तो डेफिनेटली उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो हम मिनिमम मान सकते हैं, यानी कितनी मान सकते हैं, 0। और यहाँ पर यदि हम इसकी बाउंड्रीज पे देखते हैं तो बाउंड्री पे आके क्या होता है, इलेक्ट्रॉन रुक जाता है, तो यहाँ पर इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो हम क्या मान सकते हैं, मैक्सिमम। ओके, तो ये हो गया आपका कहना चाहिए पोटेंशियल एनर्जी। दूसरा, चूँकि ये जो आपका पार्टिकल है जब यहाँ पर है या यहाँ पर है, तो
इस साई के बारे में आपने क्या पढ़ा था कि साई इज़ अ वेव फंक्शन। ये तब क्रिएट होता है, जो डी ब्रोगली का प्रिंसिपल क्या कहता था, व्हेन अ मूविंग पार्टिकल इज एसोसिएटेड विद अ वेव, यानी जब ये पार्टिकल मूव करिएगा तब एक वेव क्रिएट उसके साथ एसोसिएट होती है, जिसको हम मैटर वेव कहते हैं। और उसको हम जनरली किस उसके वेरिएशन को हम किस फंक्शन से शो करते हैं, वो है आपका वेव फंक्शन। तो डेफिनेटली यहाँ पार्टिकल रुका हुआ है, वेव फंक्शन हो ही नहीं सकता, तो साई की वैल्यू कितनी होगी, 0। यहाँ आके फिर से रुक जाता है वॉल के कारण, तो यहाँ भी इसकी वैल्यू कितनी होगी, 0। ये सारी कंडीशंस मैं इस बेस पे अप्लाई कर पाई कि साई की जो प्रॉपर्टी आपने पढ़ी है कि साई इज़ अ मैथमेटिकल फंक्शन एंड साई हैज़ द लिमिट एंड द कंटिन्यूटी, इट फॉलोज द कंडीशन ऑफ लिमिट एंड द कंटिन्यूटी। तो इन दोनों चीज़ों को लेके मैंने सिर्फ आपके इस क्वेश्चन के बेस पे ये पूरा क्या किया है, ड्रॉ किया है और आपको समझाया है कि ये इलेक्ट्रॉन जो है इस पीरियडिक पोटेंशियल में क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। अब आपको इसके लिए श्रोडिंगर इक्वेशन या श्रोडिंगर फंक्शन फाइंड आउट करना है, तो डेफिनेटली हम शुरू वहाँ से करेंगे जहाँ हमने क्वेश्चन नंबर 2 ख़त्म किया था। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो हमने ख़त्म किया था वो कहाँ ख़त्म किया था, क्वेश्चन नंबर 2 था कि आपने श्रोडिंगर का टाइम डिपेंडेंट और टाइम इंडिपेंडेंट दोनों इक्वेशन आपने क्या कर लिए थे, डेराइव कर लिए थे। तो हम स्टार्टिंग यहीं से करेंगे, सिंस द श्रोडिंगर इक्वेशन का एक जनरल फॉर्म भी मैंने आपको निकलवाया है। वो जनरल फॉर्म लिखेंगे, क्या था, del 2 psi बाई del x स्क्वायर प्लस 2m अपॉन h क्रॉस स्क्वायर e माइनस वी साई इज इक्वल्स टू 0। यदि हम यहाँ देखें तो चूंकि आपकी बाउंड्री कंडीशंस कुछ कुछ कहती हैं, इसके अनुसार जो है आपकी v की वैल्यू इस बाउंड्री के अंदर कितनी है, 0। तो डेफिनेटली ये इक्वेशन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, del 2x बाई del x स्क्वायर 2m अपॉन h क्रॉस स्क्वायर e साई इज इक्वल्स टू 0। वाई, बिकॉज पोटेंशियल एनर्जी v इज 0 inside the potential well. Okay, now 2m upon h cross square e, mass constant है, h क्रॉस अपने आप में कांस्टेंट है, h अपॉन 2 पाई, e इज़ द टोटल एनर्जी हमेशा एनर्जी कंजर्वेशन का लॉ फॉलो करती है, एनर्जी हमेशा कांस्टेंट होती है। तो हम बोल सकते हैं यहाँ पर कि ये जो पूरा इक्वेशन है, ये जो पूरा टर्म है, इसको हम इक्वेट कर सकते हैं किससे, के स्क्वायर से, जहाँ पर के इज़ एनी कांस्टेंट। हम मैथ्स में अपने रिजल्ट के लिए कोई भी कांस्टेंट इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, बट डेफिनेटली अब हमको इस के की क्या फाइंड आउट करनी पड़ेगी, वैल्यू। तो यदि ऐसा कुछ मैं इसको लिखती हूँ तो ये इक्वेशन किस में कन्वर्ट हो जाता है, del 2 psi बाई del x स्क्वायर 2m अपॉन h क्रॉस स्क्वायर, ये जो आपका e था ये पूरा का पूरा क्या बन चुका हुआ है, के स्क्वायर। यानी अब आपको ये ना लिखते हुए आप इसको क्या लिख सकते हैं, के स्क्वायर साई। शायद आपको ये अपने 12th का जो आप लोग स्प्रिंग कांस्टेंट का जो जनरली एक इक्वेशन पढ़ते थे, जहाँ पेंडुलम जो होते थे वो स्प्रिंग में अटैच करते थे, उसके इक्वेशन आपको कुछ इसी तरीके के मिलते थे, जहाँ पर आपका के जो होता था वो स्प्रिंग कांस्टेंट होता था। यहाँ वो बात नहीं है, बट जैसे वहाँ स्प्रिंग के मोशन का इक्वेशन होता था, वैसा ही ये किसके मोशन का इक्वेशन है, आपके इस इलेक्ट्रॉन के मोशन का इक्वेशन है, जो कि इसमें कन्फाइंड है। ओके, तो यदि ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, यदि एक डिफरेंशियल इक्वेशन किसका है, मोशन का है, तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, सॉल्यूशन भी हमने माना है लेट, यानी ये भी माना गया है, माना डेफिनेटली अपने रिक्वायरमेंट्स को लेके माना है। तो लेट क्या, द सॉल्यूशन ऑफ अवर डिफरेंशियल इक्वेशन इज, हमेशा जानते हैं सॉल्यूशन उसके फॉर्म में होता है जो चीज़ वेरिएबल होती है। क्या है वेरिएबल आपका, साई। इस साई को आप लोग इस क्वेश्चन के अनुसार, पार्टिकल इज कन्फाइंड इन 1 डायमेंशनल बॉक्स, मतलब बॉक्स 3 डायमेंशनल नहीं है, 1 डायमेंशनल है, तो डेफिनेटली साई का जो फंक्शन है दैट नॉट शुड बी एक्स वाई जेड टी, ये क्या होगा, ओनली एक्स टी इज इक्वल टू। ओके, ये इन्होंने जो माना साई। अब यहाँ पर कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है कि साई इज अ
कॉम्प्लेक्स फंक्शन मीन्स अकेला साइन जो आपका होता था ए साइन ओमेगा टी वो नहीं होगा, बल्कि इसमें या तो ई रेस टू समथिंग आए जैसे पहले आया था, या कुछ साइन और कॉस दोनों के फॉर्म में आए, मतलब रियल पार्ट भी आए और इमेजनरी पार्ट भी आए। तो ये इन्होंने जो सॉल्यूशन माना, ये माना ए साइन के एक्स प्लस बी कॉस के एक्स, जहाँ पर फिर से हमको दिख रहा है कि वेयर ए एंड बी आर एनी कांस्टेंट। अब इस तरीके से हम देखें तो हमारे पास 3 कांस्टेंट तैयार हो गए हैं। कौन कौन सा? एक तो के हो गया है, ए हो गया है, बी हो गया है। तो अगला हमारा जो कहना चाहिए स्टेप होगा वो डेफिनेटली इन तीनों की वैल्यू निकालने के लिए होगा। ये सॉल्यूशन इन्होंने एज्यूम किया, किस बेस पर किया कि साई एक कैसा फंक्शन है, साई एक कॉम्प्लेक्स फंक्शन है। ओके, अब यदि हम इस पर जो बाउंड्री कंडीशंस हैं उनको अप्लाई करते हैं, तो आप सबसे पहले एट फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन, फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन क्या कहती है? फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन क्या कहलाती है? या आप बोल सकते हैं, आप इसको अप्लाई कर रहे हैं तो आप बोल सकते हैं कि अप्लाइंग फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन क्या हो सकती है? एट एक्स इज इक्वल्स टू 0 साई इज इक्वल्स टू 0, एक्स इज इक्वल्स टू 0 साई इज इक्वल्स टू 0। इसको अप्लाई कीजिए इस इक्वेशन पे। साई की वैल्यू 0 इज इक्वल्स टू ए साइन के, एक्स की वैल्यू 0 इंटू 0 प्लस बी कॉस के इंटू 0 क्योंकि x है। ओके, यहाँ k इंटू 0 0, साइन 0 0, k इंटू 0 0 का कॉस 0 1। तो यहाँ पर क्या बचा? ये पूरी टर्म तो हो गई आपकी 0, और यहाँ सिर्फ ये कॉस 0 जो हुआ, ये कॉस 0 जो बना ये हो गया 1। तो यहाँ पर हो गया आपका क्या? सिर्फ क्या बचा आपका? b क्लियर कर सकते हैं यहाँ पर कि साइन 0 0 एंड कॉस 0 1। तो b की वैल्यू आपको मिल गई जो क्या है? 0। ठीक है, अब दूसरा आपका बाउंड्री कंडीशन, दूसरा बाउंड्री कंडीशन क्या कहता है? नाउ अप्लाइंग सेकेंड बाउंड्री कंडीशन। सेकेंड बाउंड्री कंडीशन क्या कहती है? x इज इक्वल्स टू l, साई इज इक्वल्स टू 0। तो फिर इस फंक्शन पे लगाएं वो कंडीशन, साई फिर 0 है, a साइन k, x की जगह पर क्या सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं? l प्लस ये क्या लिखा हुआ है? b cos kl। लेकिन इतना बढ़ने की हमें ज़रूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी हम फाइंड आउट कर चुके हैं कि b की वैल्यू कितनी है? 0। तो हम इसको डायरेक्ट 0 सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। अब 2 केस बनते हैं, इसी को आप अगर सरल लिखें, इजी बना के लिखें, तो आप कह सकते हैं कि a sin kl इज इक्वल्स टू 0। तो हियर वी आर फेसिंग 2 केसेस, आइदर a इज इक्वल्स टू 0 और साइन KL इज इक्वल्स टू 0। या तो a 0 होगा या साइन KL 0 होगा। a इज़ एनी कांस्टेंट हमने यहाँ माना था, बट हमको उसकी वैल्यू नहीं पता है, तो डेफिनेटली हम उसको उठाकर डायरेक्ट a तो डायरेक्ट 0 तो सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते। तो सिंस a इज़ नॉट इक्वल्स टू 0, देयरफॉर कौन 0 होगा? साइन KL इज इक्वल्स टू 0। साइन KL इज इक्वल्स टू 0 यानी आप बोल सकते हैं ये KL यहाँ किसका काम कर रहा है? थीटा का काम कर रहा है। यदि ये साइन थीटा 0 है तो इट्स इम्प्लाइज थीटा, या आप इसको क्या बोल रहे हो? KL, इसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए आपकी? इन जनरल कितनी होनी चाहिए? n पाई। मैं थीटा हटा देती हूँ, मैं समझाने के लिए बना रही हूँ आपको। KL की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? n पाई। क्यों? क्योंकि n की वैल्यू स्टार्ट होती है 0 1 2 3 एंड सो ऑन। आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके चेक कर सकते हो। n की वैल्यू 0 रखते हैं तो ये बन जाएगा 0, मतलब साइन 0 भी कितना होता है? 0। यदि आप 1 रखते हैं तो ये हो जाता है पाई, पाई भी कितना होता है? 0। तो हम क्या बोल सकते हैं? यहाँ वैल्यू हमें किस किस की फाइंड आउट करनी है? k की। तो यहाँ पर k की वैल्यू आपको मिल सकती है, क्या मिल सकती है? n पाई बाय l। ये हमको k की वैल्यू मिल गई, जिसको हम दे सकते हैं इक्वेशन नंबर 2। तो k की हमारे पास 2 वैल्यूज़ हैं। यहाँ हमने ये कुछ एज्यूम किया था, माना था, और यहाँ हमने ये फाइंड आउट किया है। ओके, तो आपके पास कुल मिला के अगर हम अपने फंक्शन की बात करें कि ये जो फंक्शन है ये अल्टीमेटली कहाँ कन्वर्ट हो गया है? ये फंक्शन बन चुका है xt इज इक्वल्स टू a साइन
अब k की वैल्यू जो थी kx लिखते थे आप, तो k की वैल्यू जो थी वो कितनी मिली आपको, n पाई बाय l, x आपका एज इट इज़ है, और साथ में क्या होता था आपका b cos kx, बट b की वैल्यू आपको कितनी मिल गई है 0, तो यहाँ हम b वाला फंक्शन नहीं लिखेंगे। तो अल्टीमेटली हमारे पास जो श्रोडिंगर का फंक्शन इस्टेब्लिश हुआ, जो आपको करना था श्रोडिंगर फंक्शन, वो श्रोडिंगर फंक्शन क्या हुआ, ये एक प्रकार से आपके क्वेश्चन का आंसर आ चुका है, आप पूरा कर चुके हैं, लेकिन फिर भी अभी ये फंक्शन कुछ एबनॉर्मल है। क्यों एबनॉर्मल है? क्योंकि यदि मैं आपको बॉक्स की लेंथ l दे दूं तो आप ये पूरा इक्वेशन बड़े आराम से सॉल्व कर लोगे, लेकिन आपको दिक्कत आएगी कि a की वैल्यू आपने नहीं निकाली है। a की वैल्यू बच्चों अपने आप में एक क्वेश्चन है जो शॉर्ट टाइप में अलग तरीके से पूछा जा सकता है, क्योंकि क्वेश्चन बीच बीच में से आ रहे हैं, थ्योरी में से आ रहे हैं, तो इस बार हो सकता है एक्सपेक्टेड है कुछ ऐसा क्वेश्चन पूछ लें, तो इसको मैं सेपरेटली कराऊंगी, अलग से कराऊंगी। अभी मैं कंटिन्यूटी में चलूंगी जो आपको प्रूफ करना है। तो ये जो है आपका यहाँ तक आप आए, आपका आधा क्वेश्चन हो चुका है कि श्रोडिंगर इक्वेशन आपने निकाल लिया है। इसके बाद आपको प्रूफ करना है ये, तो इसके लिए आप क्या लेंगे, दो इक्वेशंस लेंगे। नाउ फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 1 जो था ये किसके बराबर था, k स्क्वायर के, और जो 2 था वो भी किसके बराबर था, k के। यानी यदि मैं इसका स्क्वायर कर दूं तो ये दोनों का एक साइड जो होगा वो सेम हो जाएगा, तो हम दोनों को इक्वेट कर सकते हैं। तो यदि आप 2 देखें तो 2 कितना था आपका, 2m अपॉन h क्रॉस स्क्वायर e, ये k स्क्वायर की वैल्यू थी, ये k की वैल्यू है, तो k स्क्वायर कितना हो जाएगा, n स्क्वायर पाई स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर। आप चाहें तो यहाँ क्लियर कर दें कि सिंस k इज इक्वल्स टू एन पाई बाय एल, इसलिए k स्क्वायर क्या हो गया, ये हो गया। ठीक है, इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं क्योंकि यहाँ भी कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा है। तो h क्रॉस की वैल्यू हम जानते हैं कितनी होती है, h अपॉन 2 पाई, पहले से ही आपको बताया हुआ है। तो अगर हम ये वैल्यू रखते हैं तो यहाँ h क्रॉस का स्क्वायर है, तो h क्रॉस का स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, h स्क्वायर, 2 की जगह कितना हो जाएगा 4, पाई की जगह क्या हो जाएगा पाई स्क्वायर। ये वैल्यू आप यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, कितना हो जाएगा 2m अपॉन h क्रॉस की वैल्यू h स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर e इज इक्वल्स टू n स्क्वायर पाई स्क्वायर अपॉन l स्क्वायर। जरा इसको इजी करें, ये रिवर्स होके ऊपर जाएगा, कितना बन जाएगा 4 पाई स्क्वायर अपॉन h स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ क्या है आपका 2m e इज इक्वल्स टू n स्क्वायर पाई स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर। ठीक है, क्या क्या कैंसिल हो रहा है, पाई स्क्वायर से पाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 4 2 ज़ा 8 हो जाएगा, तो यही आपका क्या हो गया 8, क्या हो गया 4 2 ज़ा 8 m e अपॉन एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू n स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर। फिर अपने ज़रा टारगेट पे आते हैं, हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, एनर्जी लेवल की, मतलब ई की। तो ई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये सारी आप जो चीज़ें हैं आप ट्रांसफ़र कर दीजिए उस तरफ। तो ई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ई इज़ इक्वल टू एन स्क्वायर, एच स्क्वायर को करें ट्रांसफ़र, एच स्क्वायर अपॉन 8m नीचे आएगा आपका, कितना हो जाएगा 8ml स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपका ये L है। ओके, अब आपका इस प्रकार से देखा जाए तो जो आपको डेरिवेशन का ये वाला पार्ट था, ये वाला पार्ट ये भी क्लियर हो चुका है एन स्क्वायर। ये मत पूछिए कि अभी एन क्यों है, क्योंकि इसके ऊपर ही भी आपको आना है। क्वेश्चन का लास्ट पार्ट बचा हुआ है जहां आपको क्या शो करना है कि एनर्जी लेवल्स आर डिस्क्रीट। अब इसका मीनिंग क्या होगा, दो चीज़ें होती हैं, डिस्क्रीट किसका कहना चाहिए अपोजिट है कॉन्टिन्यूस का। कॉन्टिन्यूस मतलब कोई चीज़ लगातार, डिस्क्रीट का मतलब कोई चीज़ जिसका ऑर्डर क्या हो, डेफिनेट या निश्चित ना हो। जैसे अगर मान लीजिए 1 के बाद 2 आया, 2 के बाद 3 आया, 3 के बाद 4 आया, तो ये कंटिन्यूस ऑर्डर है। यदि 1 के बाद 3 आया, 3 के बाद 4 आ जाए, 4 के बाद 7 आ जाए, मतलब कुछ भी ऑर्डर हो तो वो क्या है, डिस्क्रीट है। तो ये आपको शो करना है कि ये आपको जो एनर्जी लेवल्स निकले हैं ये क्या हैं, डिस्क्रीट हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, आपका जो फॉर्मूला आया है उस फॉर्मूले में हम कुछ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं एनर्जी लेवल की, और हम उसकी वैल्यू करते हैं फाइंड आउट। ठीक है, तो आप उस फॉर्मूले में क्या करेंगे कि इफ़ इलेक्ट्रॉन इज एग्जिस्टिंग, कहाँ एग्जिस्ट करता है, इन किस एनर्जी लेवल पे है, फर्स्ट एनर्जी लेवल।
ठीक है ना। अगर फर्स्ट एनर्जी लेवल पे है मतलब n की वैल्यू कितनी है 1, तो आपका जो E है ये कितना हो जाएगा। आप यहाँ पर अगर पर्टिकुलर एनर्जी लेनी है तो ये फॉर्मूला क्या बनता है, En इज इक्वल्स टू जो आपने प्रूफ किया है अभी, क्या, n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन 8 ml स्क्वायर। पर्टिकुलर एनर्जी लेवल लेना होगा तो हम यहाँ पर क्या अप्लाई करते हैं, n। तो चूंकि आपका फर्स्ट ऑर्डर में, फर्स्ट ऑर्बिट में है, तो आपने क्या किया, n की वैल्यू 1, तो n की वैल्यू डेफिनेटली यहाँ भी 1 होगी, तो आप यहाँ पर भी उसको क्या लिख सकते हैं, 1 का स्क्वायर। तो ये कितना हुआ, h स्क्वायर अपॉन 8 ml स्क्वायर। मैं इसको एज इट इज़ इसलिए लिख रही हूँ कि h की वैल्यू भी आप जानते हो, m मास होता है इलेक्ट्रॉन का वो भी आप जानते हो, l जो होता है बॉक्स की लेंथ वो हमेशा गिवन होगी कि कितने लंबाई का बॉक्स है। मतलब आपको इसमें सब कुछ पता है, तो आप किसकी वैल्यू निकाल सकते हो, एनर्जी लेवल की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो, किसी भी एनर्जी लेवल की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। ये आपने पहला केस लिया। नाउ इफ़, अभी समझ में नहीं आ रहा है कि डिस्क्रीट है या नहीं, इफ़ इलेक्ट्रॉन इज किस पर है, आपका सेकेंड एनर्जी लेवल पे है, तो सेकेंड एनर्जी लेवल पे है तो क्या हो जाएगा, सेकेंड एनर्जी लेवल पे है तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2, n इज इक्वल्स टू 2। यहाँ n की जगह आप क्या रखेंगे, 2h स्क्वायर अपॉन 8 ml स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4h स्क्वायर अपॉन 8 ml स्क्वायर, या आप कह सकते हैं 4, और ये जो h स्क्वायर अपॉन 8 ml स्क्वायर है, ये पूरी वैल्यू किसकी है, E1 की। तो आप ये कह सकते हैं कि सेकेंड ऑर्बिट की जो एनर्जी है या सेकेंड लेवल की जो एनर्जी है वो फर्स्ट की कितनी है, 4 टाइम्स है। ठीक है, अभी भी समझ नहीं आ रहा है कि ये कंटिन्यूस है डिस्क्रीट है, क्योंकि फर्स्ट के बाद सीधा क्या आया है, 4 आया, तो नियम ये कहता है कि 4 आया है तो अब 8 आना चाहिए, और 8 के बाद क्या आना चाहिए, 12 आना चाहिए, तो भी एनर्जी लेवल्स क्या होंगे, कंटिन्यूस होंगे। एक बार फिर चेक कर लेते हैं। नाउ इफ इलेक्ट्रॉन इज एट, किस एनर्जी लेवल पे है आपका, मान लीजिए अब आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो थर्ड एनर्जी लेवल पे है, थर्ड एनर्जी लेवल पे है, n की वैल्यू 3 हो जाएगी, E3 इज इक्वल्स टू 3 स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन 8 ml स्क्वायर, मीन्स 9h स्क्वायर अपॉन 8 ml स्क्वायर। मतलब अब एनर्जी जो है पहले ऑर्बिट की कितने टाइम्स हो गई, 9, जबकि होनी कितनी चाहिए थी, 8। तभी भी अगर डाउट है फिर करके देख लो। नाउ इफ इलेक्ट्रॉन इज एट फोर्थ एनर्जी लेवल, ठीक है, यदि फोर्थ एनर्जी लेवल पे है तब क्या हो जाएगा, n इज इक्वल्स टू 4, n इज इक्वल्स टू 4, 4 का स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन 8 ml स्क्वायर इज इक्वल्स टू, अब 4 का स्क्वायर है मतलब कितना हो जाएगा, 16h स्क्वायर अपॉन 8 ml स्क्वायर। मतलब अब एनर्जी क्या है, 16 टाइम्स है। मतलब हर जगह आप अगर देखें तो कहीं भी हमें जो ऑर्डर है वो कंटिन्यूस नहीं मिल रहा है, तो ये चीज़ क्या शो करती है कि एनर्जी लेवल्स क्या हैं, डिस्क्रीट हैं। ओके, तो ये क्वेश्चन आपको न्यूमेरिकल्स के फॉर्म में भी आ सकते हैं, किस तरीके से कि आपको पूछा जाए कि आप सेकेंड ऑर्बिट की एनर्जी निकालो या फोर्थ ऑर्बिट की एनर्जी निकालो, तो आप क्या करेंगे, n की वैल्यू को बस ऐसे ही सब्स्टिट्यूट करते जाएंगे। इसलिए मैंने आपको फर्स्ट से लेके फोर्थ तक के सारे एनर्जी लेवल लिखवाए हैं, निकलवाए हैं, ताकि आपको आ जाए कि अगर आपको एग्जाम में आता है तो आपको सिर्फ n की वैल्यू इधर सब्स्टिट्यूट करनी है, बाकी h आपको याद होता है 6.64 10⁻⁻34, m भी पता होता है आपको, इसका मास होता है 9.1 10⁻⁻31, l की वैल्यू आपको हमेशा गिवन होगी, आप पूरी वैल्यू क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। इस तरीके से ये आपका क्वेश्चन है जो पूरा कंप्लीट होता है। बट मैंने एक चीज़ आपको बोला था कि एक चीज़ मैं आपको अलग से समझाऊंगी, और वो थी आपको किसकी वैल्यू, ए की। मैंने आपको कंटिन्यूशन में इसलिए करवा दिया ये पूरा कि यदि आपको एग्ज़ाम में आता है ये, तो ए की वैल्यू आपसे एक्सपेक्ट की भी जाती है और नहीं भी की जाती है। नहीं करोगे एक आध नंबर कटेगा, कोई ज़्यादा नहीं है, बट ए की वैल्यू के चक्कर में आप ये पूरा डेरिवेशन ना स्पॉइल करें। ओके, ए की वैल्यू अब हम निकालते हैं। तो आपका जो फंक्शन फाइनली निकला था वो ये निकला था, क्या, साई एक्स टी इज इक्वल्स टू ए साइन, मैं फिर से लिख देती हूँ यहाँ पर, आपका फंक्शन निकला था साई एक्स टी इज इक्वल्स टू ए साइन एन पाई बाय एल इंटू एक्स। ये आपका रिजल्ट था, ये आपका रिजल्ट था। मैंने कहा था कि ये फंक्शन जो है ये कैसा फंक्शन है, एबनॉर्मल है।
क्यों एबनॉर्मल है? क्योंकि इस फंक्शन को हम सॉल्व नहीं कर सकते जब तक हमारे पास किसकी वैल्यू नहीं है, ए की। लेकिन यदि मैं आपको ए की वैल्यू दे दूं तो ये फंक्शन कैसा बन जाएगा? नॉर्मल। तो ए की वैल्यू को निकालते हैं जब हम, फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ ए, ये बच्चों दूसरे रूप में आपसे पूछी जा सकती है। और एक्सप्लेन द कंडीशन ऑफ नॉर्मलाइजेशन। नॉर्मलाइजेशन मतलब ये जो एबनॉर्मल है इसको क्या बना दो? नॉर्मल बना दो। ओके। कभी कभी कंडीशन ऑफ नॉर्मलाइजेशन जो है इस पर शॉर्ट नोट लिखने भी आता है। कितने मार्क्स का आता है बच्चों? 4 मार्क्स का। तो यदि आता है तो आप फिर इसको सॉल्व कर सकते हैं एज एन एग्जाम्पल। ओके। कंडीशन ऑफ नॉर्मलाइजेशन में सबसे पहले कौन सी प्रॉपर्टी साई की यूज़ होती है? साई मैथमेटिकल फंक्शन है, साई कॉम्प्लेक्स फंक्शन है, साई लिमिट एंड कंटिन्यूटी को फॉलो करता है। लेकिन साथ में एक चीज़ और बताई थी कि साई जो है एक प्रोबेबिलिस्टिक फंक्शन है, और अगर साई प्रोबेबिलिस्टिक फंक्शन है, प्रोबेबिलिटी को फॉलो करता है, तो प्रोबेबिलिटी के लॉ को भी फॉलो करेगा। और आपने देखा था, जहाँ साई का मेरा वीडियो है डिटेल में बच्चों को जरूर देखना, बिकॉज साई पर शॉर्ट नोट जरूर 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 आता है। ठीक है, 4 नंबर के मार्क्स में कहीं ना कहीं साई जरूर आएगा। तो ये होगा आपका -∞ टू +∞। हम जानते हैं हमेशा प्रोबेबिलिटी, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी कितनी होती है? 1। तो ये कितना हो जाएगा? -∞ टू +∞। किसका आप ले रहे हैं? कौन सा फंक्शन है आपका? साई। तो इसका जनरली हम क्या लेते थे? मॉड ऑफ साई स्क्वायर। सब कुछ मैंने एक्सप्लेन किया था उसमें आपको। चूंकि फंक्शन जनरली 3 डायमेंशनल होता है तो कोएफिशिएंट्स क्या क्या आएंगे? dx, dy, dz, है ना। और मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी हमेशा कितनी होती है? 1। मतलब पार्टिकल कहीं भी पाया जाएगा अगर वेव में, उसके पाए जाने की मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 1। वाई प्रोबेबिलिटी? बिकॉज साई इज अ प्रोबेबिलिस्टिक फंक्शन। तो ये एक फॉर्मूला बनता है किसका? इसको कहते हैं, इसी को कहते हैं क्या? आपकी कंडीशन ऑफ नॉर्मलाइजेशन। लेकिन इसको हम अब अपने, कहना चाहिए, एग्जाम्पल पे लेते हैं। तो अब आपका तो बॉक्स में बंद है। ये जो लिमिट थी इट इज गिवन फॉर द स्पेस। ओके, देयर इज नो लिमिट, सो -∞ टू +∞, बट हियर बॉक्स इज गिवन, सो यू आर हैविंग द लिमिट एज 0 to L। ओके। मॉड ऑफ साई स्क्वायर, मॉड ऑफ साई स्क्वायर जो है, मॉड ऑफ साई स्क्वायर की वैल्यू आपको यहाँ से मिलेगी। क्या है आपका मॉड? a sin n π/L x स्क्वायर। साथ में अब dy और dz नहीं आएगा, सिर्फ क्या आएगा? dx इज इक्वल टू 1। मतलब आपके अनुसार ये कंडीशन इस तरीके से क्या हो गई? चेंज हो गई। इसको थोड़ा सा सॉल्व करें तो 0 to L ये बन गया आपका a स्क्वायर sin स्क्वायर n π/L x dx इज इक्वल टू 1। ओके। a इज द कांस्टेंट, आप उसको बाहर कर सकते हैं। आप उसको क्या करें? अपने ब्रैकेट्स, सॉरी, इंटीग्रेशन के साइन से आप उसको क्या कर लीजिए? बाहर ले लीजिए। तो आपका जो इक्वेशन है वो थोड़ा सा आपको समझ में आने लगेगा कि किसको इंटीग्रेट करना है। तो अब a स्क्वायर को बाहर किया तो अंदर क्या बचा? sin स्क्वायर n π/L x dx। ओके। ये फॉर्मूला यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला हमको यूज़ करना है? ये है sin स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 - cos 2x बाय कितना? 2। या आप ऐसा कह सकते थे, यहाँ 2 ले लेते तो यहाँ पर आपका 2 नहीं आता। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको यूज़ करना है। बस ध्यान ये रखना कि आपका x जो है वो क्या है? आपका x ये है आपका n π/L। ठीक है। और cos अब क्या हो जाएगा अगर हम करते हैं? तो यदि हम इसको करते हैं तो ये कितना हो जाएगा आपका? a स्क्वायर। इंटीग्रेट कर दीजिए, पूरा इंटीग्रेट कर देंगे तो ये कितना बन जाएगा? 1 - cos 2 n π/L इंटू x बाय 2। और बाहर कितना आ जाएगा आपका? ये आप 1/2 आपका निकल चुका है, तो डेफिनेटली यहाँ कुछ नहीं बचा है, तो हम बोल सकते हैं 1 बचा हुआ है। तो 1 × dx, ये साइन माइनस तो ये माइनस, फिर आपका इंटीग्रेशन 0 to L cos 2 n π/L अपॉन 2 आप बाहर निकाल चुके हो, लिखने की ज़रूरत नहीं है, इंटू x। और ये जो इंटू x साथ में कितना आपका dx, आप इसको क्या करेंगे? इंटीग्रेट करेंगे और इसकी वैल्यू कितनी है आपकी? 1। कितना हो जाएगा? a² बाय 2।
ठीक है। 1 का कितना हो जाएगा x, ये हो गया x, लिमिट लोअर लिमिट अपर लिमिट माइनस साइन कॉस का जो है वो कितना हो जाएगा आपका साइन 2n पाई बाय एल अपॉन क्या हो जाएगा 2n पाई बाय एल, लेकिन इसको हम लिख सकते हैं साइन 2n पाई बाय एल अपॉन फिर इसका होगा तो कितना हो जाएगा 2n पाई बाय एल, साथ में लिमिट कितना 0 to l इज इक्वल्स टू कितना 1। लेकिन यहाँ आपको लिमिट अप्लाई करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि साइन अभी आपने देखा था n पाई की वैल्यू, साइन n पाई की वैल्यू कितनी थी 0, n की वैल्यू 1 2 3 रख रहे थे तो भी कितना था 0, तो डेफिनेटली ये पूरा का पूरा क्या होना है 0, इसलिए लिमिट अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। क्या बचा आपका a²/2, यहाँ बचा आपका x का अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रखा तो यहाँ कितना बचा आपका l इज इक्वल्स टू कितना हुआ 1। वैल्यू किसकी निकालनी है a की, a को आप करें सेपरेट, बाकी सबको उस तरफ भेज दें, कितना हो जाएगा 2/l, या आप a की वैल्यू कह सकते हैं कितना √2/l। अब यदि मैं वापस इस फंक्शन पे आऊँ तो मैं यहाँ a की वैल्यू अब क्या रख सकती हूँ √2/l। मैं आपसे बार बार बोल रही हूँ l की वैल्यू आपको हमेशा किसी भी क्वेश्चन में गिवन होगी, तो अब यदि आपको l की वैल्यू गिवन है तो डेफिनेटली आप इस फंक्शन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो ये जो एबनॉर्मल फंक्शन था अब एक्चुअल में क्या बन चुका है नॉर्मल, तो इसलिए इसको कहते हैं क्या कंडीशन ऑफ नॉर्मलाइजेशन। ये इस फॉर्म में भी आ सकता है कि शो द प्रॉपर्टी ऑफ साई एज एन प्रोबेबिलिस्टिक फंक्शन, मतलब साई की प्रॉपर्टी प्रोबेबिलिस्टिक फंक्शन के रूप में कहीं शो कीजिए, दिखाइए, क्योंकि क्वेश्चन कुछ इसी तरीके से ऊटपटांग घुमा के आ रहे हैं। तो आप ये भी याद रखें, इसलिए a की वैल्यू मैंने आपको बिल्कुल सेपरेटली निकलवाई है, इसको आप बिल्कुल एक अलग क्वेश्चन समझें। और अगर मेन डेरिवेशन में इसको भूल रहे हैं तो इसको बिल्कुल अटेम्प्ट ना करें, छोड़ दें, एक ही नंबर कटेगा, क्योंकि डेरिवेशन आपका काफ़ी लंबा है, 10 मार्क्स उसमें आपको 9 मिलेंगे, लेकिन एक ही चक्कर में 9 मार्क्स भी ना खोएं। इस तरीके से आज आपका मैंने क्वांटम के तीनों मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, इवन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कि आपका क्वांटम टोटल इतना यदि कर लेंगे तो हमारे क्वांटम के 10 मार्क्स में से कोई भी नंबर नहीं काट सकता। तो VGVP 1, TITD 2 और पार्टिकल इन अ बॉक्स 3, तीनों 10-10 नंबर के डेरिवेशन मैंने आपको क्लियर किए और आज आपका क्वांटम यहाँ ख़त्म होता है। तो इसके बाद वो नेक्स्ट वीडियो में लेके आती हूँ जिसमें वेव ऑप्टिक्स के 3 मोस्ट IMP क्वेश्चन एक साथ लूँगी। तो इसके बाद जब तक आप क्या करें, इस फर्स्ट यूनिट को रिवाइज कर लें। ओके, थैंक यू।